ये बात हम सभी जानते हैं कि समय के साथ तमाम चीज़ें लगातार बदल रही है और इस बदलाव के साथ खर्चों में भी बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। एक समय था जब हमारा काम साइकिल से ही चल जाता था, लेकिन आज गाड़ियों के बिना ज़िंदगी चलती नहीं है और पेट्रोल डीजल के बिना गाड़ियाँ नहीं चलती। ऊपर से इंश्योरेंस और मेंटेनेंस का खर्चा भी। पहले चिट्ठी पत्री से काम चल जाता था, लेकिन आज मोबाइल के बिना ज़िंदगी अधूरी है और रिचार्ज के बिना मोबाइल भी अधूरा है। पहले जो चीज़ें लग्जरी हुआ करती थी, आज हमारे घरों की ज़रूरत बन गई है। हाथों में मोबाइल आने से शॉपिंग का तरीका भी बदल रहा है। स्कूल का खर्च तो बताने की ज़रूरत ही नहीं। अगर कहीं मेडिकल प्रॉब्लम हुआ तो ज़िंदगी भर की बचत पानी की तरह बह जाती है। अब इन खर्चों को संभालने के लिए ज़्यादातर लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं, लेकिन सीट बहुत कम है और भीड़ बहुत ज़्यादा। प्राइवेट कंपनियां ऑटोमेटिक मोड में जा रही है, जहां आधुनिक मशीनों को काम में लगाया जाता है। क्योंकि अब वो दौर भी नहीं रहा जब कंप्यूटर नॉलेज या 80-90% वाले मार्कशीट के दम पे नौकरी मिल जाती थी। नौकरी न मिलने से लोग सरकार बदलने की भी बात कर देते हैं। 2014 में केंद्र में कांग्रेस से भाजपा कर लिया और 2018 में छत्तीसगढ़ में भाजपा से कांग्रेस करके भी देख लिया, लेकिन फिर भी हालात नहीं बदले। समझने वाली बात यह है कि आपके हालात सरकार बदलने से नहीं, अपनी सोच बदलने से ठीक होगा। और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि सरकार ने अपनी पॉलिसी ही बदल दी है। कई बार प्रधानमंत्री जी मन की बात में कह चुके हैं कि वर्क फ्रॉम होम करो, आत्मनिर्भर बनो, और सरकार ने अलग अलग स्तर पर जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर बनाने की भी बात कही है। और ये सब इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सरकारों को ये बात अच्छे से पता है कि किसी भी देश या समाज की तरक्की सिर्फ नौकरी देने से नहीं, बल्कि नौकरी देने लायक बनाने से हो सकती है। नीति आयोग ने सरकार को स्पष्ट सलाह दी है कि अगर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट को व्यापक रूप से लागू करना होगा। और इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सबसे पहला काम था डीबीटी, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डीबीटी पर बेस्ड सरकार ने कई सारे काम बड़े पैमाने पर किए हैं। जनधन योजना, आधार योजना, गैस सिलेंडर सब्सिडी आदि। यहाँ तक कि मनरेगा में भी अब मजदूरों को सीधे सरकार द्वारा ही पैसे दिए जाते हैं। पहले मनरेगा में मजदूरों को उनका पैसा सुपरवाइजर या ठेकेदारों के माध्यम से दिया जाता था और कमीशनखोरी की वजह से पूरी मजदूरी भी नहीं मिलती थी। लेकिन अब डीबीटी से मजदूरों को सीधे बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर किया जाता है। जब यही डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट किसी बिजनेस में अपनाया जाता है तो इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से लोगों को क्या फ़ायदे होते हैं और देश को क्या फ़ायदा होता है, ये समझने के लिए पहले ट्रेडिशनल बिजनेस को जानना जरूरी है, जो सदियों से चली आ रही है। इसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए आपको एक साबुन लेना है, जैसे लक्स साबुन, जिसकी कीमत 10 रुपये है, लेकिन कंपनी में ये मास प्रोडक्शन से सिर्फ 3 से 4 रुपये में ही बन जाती है। इसे कोई बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर अपना मार्जिन निकालकर होलसेलर को बेचता है और होलसेलर अपना मार्जिन निकालकर रिटेलर को बेचता है। रिटेल शॉप मतलब हमारे आसपास की दुकान। अब हमें पता कैसे चलता है कि दुकान में लक्स साबुन आया है? ये पता चलता है टेलीविज़न ऐड के माध्यम से, जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ करते हैं, वो भी करोड़ों रुपए में, जिसका पैसा हमसे ही लिया जाता है। ये सिर्फ साबुन की बात नहीं है, अब तक हर एक चीज़ हम तक ऐसे ही पहुंचती है। आधे से ज़्यादा पैसा सिर्फ कुछ ही लोगों को ही मिल जाता है और ग्राहक सिर्फ पैसे देने के लिए बना रह जाता है। इसलिए हम अक्सर कहते हैं गरीब और गरीब हो रहा, अमीर और अमीर। कभी कभी जानबूझकर बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर जमाखोरी और कालाबाजारी भी करते हैं ताकि कीमत बढ़ जाए। जब सिर्फ एक ही विकल्प होता है तो शोषण होना स्वाभाविक है। अब डायरेक्ट सेलिंग को समझते हैं कि सरकार इसे इतनी ज़्यादा प्राथमिकता क्यों दे रही है। लोग डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सिर्फ इतना ही जानते हैं कि इससे बिचौलियों को ख़त्म किया जा रहा है। तो मैं पहले आपको बता दूं कि डायरेक्ट सेलिंग का मकसद उत्पादक और उपभोक्ता को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाना है, क्योंकि यही दोनों किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में ग्राहक सीधे तौर पर कंपनी से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े होते हैं। ये ग्राहक कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर और प्रमोटर दोनों होते हैं, जिससे ये अपना खुद का बिजनेस करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां अपना मार्केटिंग बढ़ाने के लिए ग्राहकों को ही बिजनेस करने का मौका देती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फ़ायदा पहुंचता है। अलग अलग लेवल पर कंपनी के साथ जुड़कर उसकी मार्केटिंग करने को ही मल्टी लेवल मार्केटिंग या एमएलएम कहते हैं। अब क्योंकि इसमें कोई बिचौलिया या मिडलमैन नहीं होता, इसलिए इसमें जमाखोरी या कालाबाजारी जैसी चीज़ें नहीं हो पाती और ग्राहकों को लेटेस्ट प्रोडक्ट और सर्विस मिलती है। ये एक तरीके से वर्क फ्रॉम होम बिजनेस होता है। हमारे देश में ज़्यादातर पढ़ी लिखी महिलाएं परिवार की जिम्मेदारियों के कारण घर से बाहर नौकरी नहीं कर पाती। उनके लिए डायरेक्ट सेलिंग किसी वरदान से कम नहीं है। ट्रेडिशनल मार्केट में आधे से ज़्यादा पैसा चंद लोगों को ही मिल जाता है। वही पैसा डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी के ग्राहकों को इंसेंटिव या कैशबैक के रूप में मिलता है। इससे प्रति व्यक्ति आय में व्यापक बढ़ोतरी होती है और इसीलिए भारत दुनिया में जीडीपी के मामले में 5वें नंबर पर तो है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में 142वें नंबर पर आता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इनकम बढ़ने से टैक्स देने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती है और इससे आय में समानता आती है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके पास एक अच्छी नौकरी होगी या एक अच्छा बिजनेस होगा, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इन सब से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस बिजनेस में एक समय के बाद वो सब कुछ मिलने लगता है जो इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहता है।
एक समय के बाद जब आपके पास लीडर्स की फौज काम करने लगती है तो आपका काम बिल्कुल कम हो जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई मजदूर अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर एक ठेकेदार बन जाता है और उसके लिए सुपरवाइजर्स काम करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में हर किसी को नॉमिनी फैसिलिटी मिलती है जो आपको किसी भी नौकरी में शायद ही मिले, क्योंकि आपको अगर कुछ हो गया तो आप अपनी जगह किसी को नौकरी नहीं दिला सकते। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में नॉमिनी फैसिलिटी एक वसीयत की तरह होती है जिसे आप कभी भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि नौकरी तो अभी से मिलनी बंद हो रही है। बच्चा जब 18-20 साल का होगा तो उसके लिए विकल्प नहीं होंगे और पैसे भी इतने नहीं होंगे कि उस समय की महंगाई के हिसाब से बिजनेस सेटअप कर सके। सरकार ने 2016 में डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन जारी की थी जिसके अनुसार डायरेक्ट सेलिंग कंपनी दो तरह की हो सकती है, सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड। सही भी है क्योंकि बिजनेस का सीधा मतलब होता है लेन देन। हम किसी को 100 रुपये इसलिए देते हैं जब 100 रुपये की कीमत के सामान या सर्विस हमें मिले। जिस तरह इंसानी ज़िंदगी का एक लाइफ साइकिल होता है जो अलग अलग स्टेज से गुजरता है, जैसे बचपन, जवानी और बुढ़ापा, उसी तरह हर एक चीज़ की भी एक लाइफ साइकिल होती है। एक समय था जब हमारे देश में बजाज स्कूटर की शान हुआ करती थी, लेकिन स्प्लेंडर और पैशन जैसी बाइक के आने से स्कूटर मार्केट से ही गायब हो गए। यही होता है जब एक बेहतर विकल्प लोगों के सामने आते हैं तो पुरानी चीज़ें आउटडेटेड हो जाती है। सरकार नौकरी इसलिए नहीं दे रही क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस रोजगार का बेहतर विकल्प बन चुका है। ये अभी इंट्रोडक्शन एंड ग्रोथ स्टेज में है और यही सही समय है क्योंकि मैच्योरिटी आनी बाकी है। सीधा सा मतलब ये है कि डायरेक्ट सेलिंग उगता सूरज है तो नौकरी डूबती नहीं है। ये मैं नहीं, डायरेक्ट सेलिंग की रिपोर्ट कहती है। ये रिपोर्ट है WFDA से यानी वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की, जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस में पब्लिश हुई। ये 2018-19 वित्त वर्ष की रिपोर्ट है। इस वित्त वर्ष में भारत 12.1% की ग्रोथ के साथ $2.47 बिलियन तक पहुंच चुका है, जो कि आज के समय में 18,000 करोड़ होता है। रैंकिंग की बात करें तो पूरी दुनिया में भारत डायरेक्ट सेलिंग में 19वें रैंक से 15वें रैंक पर पहुंच चुका है। टोटल एक्टिव डायरेक्ट सेलर है 57.5 लाख, जो कि भारत की जनसंख्या का आधा % भी नहीं है। ये ग्रोथ भारत ने तब की है जब पूरी दुनिया की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 4.3% से गिरकर $180 बिलियन पर आ गई है। ये समझने वाली बात है कि देश के सिर्फ आधे % लोगों ने क्या करके दिखा दिया है। डायरेक्ट सेलिंग भारत में शुरुआती दौर में है, लेकिन दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास 80 से 100 साल पुराना है। शुरुआत अमेरिका से हुई थी और धीरे धीरे यूरोप और दुनिया के दूसरे देशों ने भी इसे अपना लिया। जिन देशों ने भी डायरेक्ट सेलिंग को अपनाया उनमें से ज़्यादातर देश आज विकसित हैं। 2018-19 की डायरेक्ट सेलिंग की रिपोर्ट में यह साबित भी होता है। पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग में अमेरिका की हिस्सेदारी 20% और चाइना की 13% है। भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 1.4% है, लेकिन भारत सबसे ज़्यादा ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा है। अभी भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है और हर साल लगभग 2 करोड़ की बढ़ोतरी हो जाती है। इसलिए पूरी दुनिया की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भारत आ रही है, क्योंकि भारत पूरी दुनिया के लिए एक सुनहरे भविष्य की तरह है। फिक्की और KPMG ने अपनी जॉइंट स्टडी में अनुमान लगाया कि डायरेक्ट सेलिंग में 2025 तक 1.8 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा और इसका सबसे बड़ा कारण ई-कॉमर्स और डिजिटल बिजनेस में तेजी आने को बताया गया है। डायरेक्ट सेलिंग का अगर सबसे ज़्यादा फायदा किसी ने उठाया है तो वो महिलाएं हैं और इनकी संख्या डायरेक्ट सेलिंग में 60% से भी ज़्यादा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 25 सितंबर 2019 को डायरेक्ट सेलिंग रिपोर्ट रिलीज करते समय कहा था कि 2025 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक मेजर रोल अदा करेगा। इसी के साथ उन्होंने सरकार का लक्ष्य भी बताया कि 2025 तक 2 करोड़ लोगों को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जोड़कर 65,000 करोड़ के लक्ष्य को हासिल करना है। अब तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आपको नौकरी अब ज़्यादा मिल क्यों नहीं रही है। सरकार के इन सारे पॉलिसीज़ को देख के 3 चीज़ें बिल्कुल तय लगती है। पहला ये कि डायरेक्ट सेलिंग भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी साबित होने वाली है और ये इंडस्ट्री 18 साल से ऊपर सभी लोगों के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म है जहाँ किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं। दूसरा ये कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ती जाएगी वैसे ही महंगाई भी बढ़ती जाएगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आज आप संतुष्ट हैं तो यही संतुष्टि आपकी असंतुष्टि का भी कारण बनेगी। तीसरा चीज़ ये कि अब नौकरी रोजगार देने के लिए नहीं दी जाएगी, मिलेगी जरूर लेकिन सिर्फ कुछ ही लोगों को। और बेरोजगारी इतना संवेदनशील मुद्दा है कि वैकेंसी और उनके ज्वाइनिंग प्रोसेस चुनाव के साथ ही आते और चले जाते हैं।